अब इनलाइन के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं जो कि हमने प्रयोग कर लिए है। आई होप सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनलाइन सीएसएस ये स्टाइल एट्रीब्यूट के द्वारा दी जाती है और इनलाइन सीएसएस ये सिर्फ जो है उसी एलिमेंट पर अप्लाई होती है जिस एलिमेंट पर उसे दिया जाता है। मान लीजिए हम चलते हैं वापस यहाँ पे और मैं आपको यहाँ पे फिर से वेब पेज में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये H1 है, H1 के अंतर्गत हम स्टाइल देते हैं, ठीक है, स्टाइल देते हैं और यहाँ पे हम जो है कलर दे देते हैं। कलर देने की अपेक्षा जो है फ़ॉन्ट के साइज़ दे देते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ दे देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं इसके साइज़ को 3 EM दे देते हैं, ठीक है, इस प्रकार। तो हम इसको रन करते हैं अब, ठीक है, देखिए ये बड़ा हो गया। पर ये जो स्टाइल के अंतर्गत फ़ॉन्ट साइज़ दी हैं 3 EM, ये किसके अंतर्गत वर्क कर रहा है? सिर्फ ये H1 के लिए काम कर रहा है। P के लिए काम कर रहा है क्या? या कोई अदर H2 या H3 हम देंगे उसके लिए काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट जो है इसी के लिए डिफाइन किया गया है, जो कि एट्रीब्यूट है के रूप में यूज़ किया गया है H1 के अंतर्गत। पर यदि हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में अब एक और चीज़ है, ये कठिनाई होती है तो हम क्या करते हैं, दूसरे में हम उपयोग करते हैं। तो उसी कठिनाई से बचने के लिए हमने किसका उपयोग करे थे? इंटरनल का। तो इंटरनल में हम देखिए एक H1 डिफाइन किए, तो H1 के द्वारा दूसरी H1 में भी ये उपयोग होगा। पर एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम एक वेब पेज बनाते हैं तो चलिए एक वेब पेज के लिए हमने स्टाइल लिख दी, पर हम मल्टीपल वेब पेज बना रहे हैं तो मल्टीपल के लिए ये कोड को हम बार बार हर एक में कॉपी करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसी समस्या से बचने के लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल CSS उपयोग करते हैं। तो एक्सटर्नल में हमने पूरा कोड लिख दिए और कोड लिखने के बाद हमने जो है यहाँ पे सिर्फ हर एक वेब पेज में लिंक टैग के माध्यम से उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी एक ही CSS जो है मल्टीपल वेब पेज को कंट्रोल करेगी। तो सभी CSS का अपना एक महत्व है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सभी अपनी जगह में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, इनलाइन CSS जो है उसी टैग में, मतलब H1 है तो H1 में ही अप्लाई होगी, दूसरे टैग में अगर अप्लाई करना तो उसमें फिर से डिफाइन करना होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, इनलाइन जो CSS है ये अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग दी जाती है। मान लो हमने H1 लिखे, ठीक है, तो H1 में अलग दे सकते हैं, फिर दूसरी H1 लिए तो H1 दूसरी H1 में अलग दे सकते हैं, P में अलग दे सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट को हेड एलिमेंट पर या बॉडी एलिमेंट पर जो है डिफाइन किया जा सकता है, तो वो इंटरनल के अंतर्गत यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हम इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखिए बॉडी के अंतर्गत ली है, बॉडी एक प्रकार का क्या है, टैग है और उसके अंतर्गत स्टाइल एट्रीब्यूट के रूप में लिया गया है। और बैकग्राउंड कलर क्या ले लिए हैं, येलो। तो हम यहाँ पे देखिए बॉडी के अंतर्गत बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। तो बॉडी कहाँ यूज़ हुई है, ये देखिए यहाँ पे बॉडी यूज़ हुई है। तो देखिए पहले हमने लिए स्टाइल, ठीक है, स्टाइल ले लिए और यहाँ पे हम जो है बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रे, ठीक है, ये ग्रे ले लिए और इसको सेव कर दिए। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता चल गई। उसी प्रकार आप देखिए फ़ॉन्ट साइज ले सकते हैं, अभी हमने लिए थे हेडिंग का। उसके बाद स्टाइल जो है H1 दूसरा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो हमने ये जो H1 है ये स्टाइल ली हैं और यहीं पर हम ले लेते हैं क्या, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं इसका क्या, ब्लैक ले लेते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट किस प्रकार में है, ये ब्लैक हमने ले लिए, ठीक है। और यहाँ इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, दिस इज़ हेडिंग ब्लैक कलर में आ गया और येलो इसका क्या है, कलर है। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कलर हमने ले चुके हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल लेना है, तो ये हम सारी चीज़ें किसके अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं, उसी एलिमेंट टैग के अंतर्गत ही उपयोग कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से। डबल कोट के अंतर्गत लिखना आपको प्रॉपर्टी, फिर कॉलर लगा के वैल्यू और फिर सेमी कॉलर लगा के उसको टर्मिनेट करना है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है इंटरनल CSS। तो इंटरनल का मतलब होता है जो कि हेड टैग में लिखी जाती है। तो ये चीज़ आपको देख लिए किस प्रकार लिखी जाती है, स्टाइल टैग के माध्यम से लिखी जाती है। टाइप हम दे सकते हैं, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, और इस प्रकार स्टाइल के माध्यम से बंदी हो जाती है। तो स्टाइल एलिमेंट द्वारा यहाँ पे डिफाइन की जाती है, ठीक है। और ये जो इंटरनल CSS है एक वेब पेज के सभी एलिमेंट के लिए होती है, सिर्फ एक वेब पेज की बात की जा रही है। अगर मल्टीपल वेब पेज की बात होती है ये काम नहीं करेगी, मल्टीपल वेब पेज में काम नहीं करती, सिर्फ एक वेब पेज में काम करती है। तो ये हेड के अंतर्गत स्टाइल एलिमेंट जो है इसके अंदर लिखी जाती है। जैसे देखिए यहाँ में हेड लिए, हेड के बाद हमने स्टाइल ले लिए, ठीक है। और स्टाइल लेने के बाद हमने देखिए बॉडी के लिए एलिमेंट टैग है, मतलब एक सेलेक्टर है, ठीक है। सेलेक्टर मतलब क्या होता है, जो कि काम करता है सिर्फ जो हम बॉडी डिफाइन करें हमने टैग तो उसमें ऑटोमेटिक काम कर लेता है, तो ये एलिमेंट सेलेक्टर है। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखिए, जैसे मान लीजिए हमने देखिए बॉडी के अंतर्गत क्या दिए हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रे दिए हैं। और यहाँ पे हम ये देखिए इंटरनल के अंतर्गत ले लेते हैं बॉडी,
और यहाँ ले लेते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार लिए बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ग्रीन। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे जो वेब पेज है उसमें जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो अभी बॉडी का जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो ग्रे क्यों आ रहा है, ग्रे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने देखिए उसका खुद का मतलब यहाँ पे हम हटा देते हैं ये इनलाइन वाला, इनलाइन में अगर हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसको ये देखिए अभी ग्रीन वाला जो टेक्स्ट है वो नहीं दिख रहा पैराग्राफ का, तो ग्रीन टेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं CSS वाले उसमें जाकर ग्रीन को हम कर देते हैं येलो। ठीक है, और यहाँ जाकर रिफ्रेश करिए, देखिए येलो पैराग्राफ भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। तो हम समझ गए यहाँ पे देखिए बॉडी का जो और H1 हमने डिफाइन करके देख लिया ऑलरेडी, बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं इसमें। उसके बाद एक और चीज़ हम देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट सेलेक्टर है ये दिए, डॉट लगाकर अगर देते हैं तो डॉट लगा कर हम यहाँ पे दे सकते हैं क्लास के रूप में। तो क्लास उपयोग कैसे करना वो हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे उपयोग करना बताता हूँ मैं आपको क्लास। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और बॉडी के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉट head1 के नाम से। ठीक है, head1 के नाम से हमने ले लिए और यहाँ पे इसका जो क्या ले लेते हैं, जहाँ पे भी इसका उपयोग करेंगे वो हम ले सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है, कलर इसका हटा देते हैं। ठीक है, इस head1 के अंतर्गत हम ले लेते हैं कलर, और कलर लेने के बाद हम इसका जो है कलर क्या कर देते हैं, येलो। ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कलर कुछ नहीं आ रहा, जबकि हमने येलो ली हैं और येलो ली हैं तो कलर क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए इस head1 को हमको डिफाइन करना होता है, मतलब एक बताना पड़ता है कि कहाँ यूज़ होना है। जैसे कि देखिए हमने एक एक्सटर्नल CSS ली, उसको लिंक टैग के माध्यम से बताया, उसी प्रकार डॉट लगाए हैं तो ये क्लास सेलेक्टर है। ये कैसा था, ये एलिमेंट सेलेक्टर था और ये क्लास सेलेक्टर है। तो क्लास कैसे यूज़ होता है, डॉट के नाम से। तो क्लास बताना पड़ता है, देखिए आपको क्लास यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अगर लिखना है तो क्लास आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दूसरी हेडिंग ले लेते हैं, एक H1 फिर से ले लेते हैं H1 और यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग 2। ठीक है, और यहाँ H1 के जस्ट साइड में हम ले लेते हैं क्लास लेते हैं। तो क्लास हमको बताना पड़ता है क्या नाम से ली हैं, हेड के नाम से लिए, head1 के नाम से लिए हैं। ठीक है, head1 के नाम से लिए, देखिए डॉट head1, तो डॉट आपको वहाँ नहीं लगाना, सिर्फ डिफाइन करने के लिए डॉट लगता है। तो यहाँ head1 के नाम से लिए और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे येलो फॉन्ट में क्या आ गया, हेडिंग 2 आ गया, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे। ये देखिए अब हेडिंग 2 है तो ऑटोमेटिक उसका जो है मतलब हेडिंग 1 का ही 2 है, मतलब सेकंड नंबर है, तो हेडिंग 1 का जो फॉन्ट साइज वो ऑटोमेटिक ले लिया, सिर्फ कलर हमने दिए थे। तो देखिए क्लास आपको समझ में आई, डॉट लगा डिफाइन करते हैं और उसको यहाँ डिफाइन करता है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्या, इस प्रकार से भी ले लेते हैं और head1 के नाम से ले लेते हैं और ब्रैकेट लगा के एंटर करते हैं और इसका भी कलर हम कुछ और कर देते हैं। कलर इसका कर देते हैं हम क्या, रेड कर देते हैं। ठीक, डार्क रेड नहीं करते हैं, इसका और कर देते हैं, जैसे ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, या ग्रीन कर देते हैं या वाइट कर देते हैं। चलो वाइट कर देते हैं। अब ये वाली जो head1 है ये कहीं यूज़ नहीं हो रही, क्यों यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि हमने हेडिंग जो head1 है उसको यूज़ नहीं करें हम। तो इसको यूज़ करने के लिए फिर से हम क्या कर देते हैं, एक और हेडिंग लेते हैं। ये हमने लिए, इस प्रकार हमने लिए H1 एंटर करें और यहाँ पे ले लिए दिस इज चलिए यहाँ पे हमने जो है H1 लिए और H1 को हमने मतलब तीसरी हेडिंग ले ली है। ठीक है, दिस इज हेडिंग 3, इस प्रकार लिए और इस प्रकार हम इसको सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हेडिंग तो आ गई है, परंतु आप समझिए हेडिंग आ रही है परंतु उसमें फॉर्मेटिंग आ रही है क्या, वाइट कलर आ रहा है क्या, उसका बिल्कुल नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने कोई भी आईडी नहीं ली है। तो आईडी क्या होती है, जैसे हमने दे दें अलग पहचान के लिए एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, तो आईडी हमने लिए, तो आईडी के अंतर्गत हम क्या ले लेते हैं, head1 हम ले लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए head1 नाम से एक आईडी दी, उसी नाम से हमने स्टाइल बना दिए, तो इस प्रकार से आईडी हमारा यूज़ होता है। तो चलिए इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे काम करा, तो देखिए तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई। एक एलिमेंट सेलेक्टर होता है जिसके अंतर्गत हम डायरेक्टली फॉन्ट का नाम मतलब जो टैग का नाम है वो दे देते हैं और उसके अंतर्गत प्रॉपर्टी वैल्यू लिख देते हैं। दूसरी चीज़ हमने दिए थे डॉट लगा के दिए, तो क्लास सेलेक्टर हो गया जिसको हमको डिफाइन करना होता है इस प्रकार क्लास लगा के। ठीक है,
उसके बाद हमने आईडी सेलेक्टर लिए तो हैज़ लगा डिफाइन किया और यहाँ पे आपको आईडी के अंतर्गत हेड 1 मतलब जो भी आपकी आईडी है वो लिखना होता है। तो इस प्रकार ये अप्लाई हो जाता है। चलिए वापस चलते हैं हमारे पीपीटी में। तो आप देखिए यहाँ पे हमने एक लिए एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा लिए क्लास सेलेक्टर और तीसरा लिए है आईडी सेलेक्टर। तो तीनों चीज़ों को देखिए, एलिमेंट सेलेक्टर ऑलरेडी जो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। क्लास के लिए हमको क्लास लगाना पड़ता है इस प्रकार जहाँ भी हमको अप्लाई करना है, और आईडी के लिए भी हमको इस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है, जहाँ भी हमको अप्लाई करना होता है। तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, 3 सेलेक्टर, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल CSS में आपको ध्यान देना है, .css के नाम से जो फाइल एक्सटेंशन के नाम से सेव होती है, जैसे हमने देखिए अलग से टाइप .css के नाम से एक फाइल सेव करें हैं, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS .css इस एक्सटेंशन के द्वारा फाइल सेव की जाती है, और एक्सटर्नल CSS को वेब पेज पर इंपोर्ट करने के लिए एक लिंक टैग का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे करे हैं। वेब पेज वाले सेक्शन में चले जाइए और यहाँ देखिए लिंक टैग हमने उपयोग करे, जिसमें हमको क्या दिया जाता है, देखिए एट्रीब्यूट रिलेशन, जिसके अंतर्गत वैल्यू आपकी स्टाइल सीट होती है, टाइप होता है, टाइप में टेक्स्ट या CSS होता है, और href एक और एट्रीब्यूट होता है जिसके अंतर्गत लिंक दी जाती है जो भी हमको स्टाइल सीट उपयोग करना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये तो हमारा दूसरी चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल एक से ज़्यादा वेब पेज, मान लीजिए एक स्टाइल सीट है, एक स्टाइल सीट से हमको बहुत सारे वेब पेज को हैंडल करना है, तो एक स्टाइल सीट डिफाइन कर लिए, वेब पेज 1, वेब पेज 2, वेब पेज 3, वेब पेज 4। तो इन सभी वेब पेज को एक ही स्टाइल सीट से हैंडल किया जा सकता है, वो है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। एक्सटर्नल CSS हमने अभी देख लिया उपयोग करके कैसे बनाए। देखिए एक्सटर्नल हमने बनाए और सेव किए, और उसको इंपोर्ट करने के लिए हमने लिंक टैग का उपयोग किए, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। तो देखिए यहाँ पे हमने देखिए H1 वो उपयोग किए हैं, एलिमेंट टैग मतलब जो बॉडी है उसके अंतर्गत, ठीक है। ये एक्सटर्नल CSS है, ठीक है। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर येलो ले लिए, जो भी आपको लेना वो हमने अब लेकर देख लिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप डिफाइन कर दोगे तो यहाँ वाला पहले वर्क करेगा पर, ठीक है। इनलाइन मैंने प्रायोरिटी बता दी हूँ किस क्रम में वो चलेगी, सीक्वेंस उनका। दूसरा मैंने यहाँ पे आपको एक्सटर्नल CSS का उपयोग भी बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं आईडी के रूप में भी, और डिफाइन करने के बाद आपको लिंक टैग के माध्यम से इस प्रकार से लेकर आना है। जो भी आप इस उपयोग करें वो सारी चीज़ आपकी काम कर लेगी, ठीक है। सिंटेक्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्टर का नाम होता है, ठीक है। जो आईडी होती है, क्लास होती है, या फिर एलिमेंट होते हैं, तो ये सेलेक्टर होते हैं। सेलेक्टर का मतलब जैसे एलिमेंट मतलब H1, ये एक सेलेक्टर कहलाएगा। डॉट लगा के हेड 1 दी हैं तो वो भी एक सेलेक्टर कहलाएगा। हैज़ लगा के सेलेक्टर मतलब नाम दी हैं तो वो भी एक सेलेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम एग्जांपल के तौर पर देखिए H1, P, B, स्ट्रॉन्ग ये सब ले सकते हैं एलिमेंट के अंतर्गत। क्लास के अंतर्गत डॉट लगा के लेते हैं, डॉट क्लास नेम फॉर एग्जांपल माई क्लास, डॉट माई क्लास, ठीक है। और आईडी जो होती है सेलेक्टर का नाम देखिए हैज़ लगा के आईडी का नाम लेते हैं। तो तीनों चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप इसको उपयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखते हो तो उसको आप उपयोग करते रहें, मतलब साथ में लैपटॉप में आप उसका उपयोग करते रहें, तो आपके दिमाग में वो अच्छे से फिट हो जाएगी। सिर्फ पढ़ने बस से काम नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकली तौर पर करते रहें तो आपको आसानी से वो क्लियर होते चलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं सिंटेक्स में हम देखिए सेलेक्टर उपयोग करते हैं, सेलेक्टर में H1 उपयोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में आप देखिए कलर उपयोग कर सकते हैं, और डॉट जो कॉलन लगा उसके बाद आप वैल्यू रेड ले सकते हैं, या फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगा बंद कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें तो H1 है, कलर रेड, ये देखिए इस प्रकार, ये जो हो गया सेलेक्टर हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई कलर, और ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हम देखिए इसमें भी टेबल में, टेबल एक सेलेक्टर है, टेबल के अंतर्गत देखिए बॉर्डर नाम से एक प्रॉपर्टी है, कॉलन लगा है, 1 पिक्सल, 3 चीज़ें एक साथ आती है। बॉर्डर जब हम पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो 1 पिक्सल है, कलर उसका सॉलिड मतलब उसका प्रकार सॉलिड रहेगा, और कलर ये हेक्साडेसिमल पॉइंट में हमने दे दिया, सेमी कॉलन लगा कर उसको बंद कर दिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स 2 में भी आप देखिए, यहाँ पे आप देखें तो वो जो हमने पहले लिए वही यहाँ पे सिंटेक्स 2 में हमको दिख रहा है। तो देखिए वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि देखिए 1 पिक्सल एक वैल्यू है, रेड भी एक वैल्यू है, सॉलिड भी एक वैल्यू है। तो ये बॉर्डर के सारी वैल्यू है। बॉर्डर के अंतर्गत 1 पिक्सल उसकी मोटाई रहेगी, कलर उसका रेड रहेगा, उसका प्रकार सॉलिड रहेगा, यानी कि पूरी भरी हुई मिलेगी। तो ये मल्टीपल जो वैल्यू है वो हो सकती है उसके हिसाब से, ठीक है। आईडी सेलेक्टर हमने देखिए एलिमेंट सेलेक्टर हमने देख लिए, यहाँ पे जो भी हमारा नाम से होता है H1। आईडी सेलेक्टर हमने इस प्रकार देख सकते हैं, देखिए ये जो हमको दिख रहा है।
उसके बाद यहाँ देखिए क्लास सेलेक्टर की अगर बात करें तो क्लास डॉट लगा के यूज़ होती है, और कहाँ यूज़ करना वो हमने देख लिया अभी। ग्रुपिंग के अंतर्गत मैंने बताया था सभी को कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं, और जो भी हम प्रॉपर्टी वैल्यू देते हैं वो सभी में अप्लाई होगी, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे आगे धीरे धीरे जब भी हम उपयोग करेंगे। आप इस प्रकार उपयोग करोगे सब में उपयोग हो जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर की अगर बात करें सिर्फ स्टार लगा कर आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू देना है तो आपका सब में ये उपयोग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल स्टाइल फॉर सिंगल सेलेक्टर, तो मल्टीपल स्टाइल तो दे सकते हैं, हमने देख लिया H1 के अंतर्गत हमने कलर भी दे दिए थे, बैकग्राउंड कलर भी, फॉन्ट वेट दे सकते हैं, फॉन्ट साइज दे सकते हैं। तो मल्टीपल वैल्यू हम दे सकते हैं, मतलब मल्टीपल जो है प्रॉपर्टी और वैल्यू दे सकते हैं एक ही सिलेक्टर के अंतर्गत, ये चीज़ भी हमको पता चल गई है। उसके बाद सेलेक्टर आर केस सेंसिटिव, तो इनसेंसिटिव यहाँ लिखा है, तो हम देखिए यहाँ पे या तो कैपिटल में लिख सकते हैं मतलब या बड़े में, अलग अलग लेते हैं तो एक ही हो सकता है, मतलब यहाँ केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे HTML में भी हम देख सकते थे केस सेंसिटिव नहीं था, पर कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट कैसी है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब हम अगर बात करें कैपिटल की तो कैपिटल में कैपिटल ही रहेगा, और स्मॉल में स्मॉल, मतलब दोनों की अलग अलग पहचान होगी। जैसे हमने ए नाम से डिफाइन की वेरिएबल और ए नाम से डिफाइन की, तो दोनों ये डिफरेंस रहेंगे। पर यहाँ देखिए सेलेक्टर ये केस इनसेंसिटिव होते हैं, मतलब एक ही सेलेक्टर को अपर केस और लोअर केस में अलग अलग देते हो तो उनके स्टाइल को कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ देखिए मतलब ये अलग अलग भी दिया जाता है तो एक ही हो जाता है, ठीक है। तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखिए यहाँ पर लिख भी ली हैं, माई क्लास ली है और एक माई क्लास कैपिटल में ली है, तो दोनों को यहाँ पर कंबाइन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ओवरराइटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो एक क्लास है, जैसे माई क्लास में रेड ली है और यहाँ पे हमने ली है ब्लू, तो यहाँ देखिए माई क्लास में जो रहेगा मतलब यहाँ पे एक ही कलर यूज़ होगा, ठीक है, जो भी आपका पहले रहेगा वो। पर यहाँ पे आपके दोनों में है तो यहाँ पे हम इस प्रकार लेते नहीं, हम इनलाइन लेते हैं, इंटरनल लेते हैं और एक्सटर्नल लेते हैं। तो अगर इनलाइन में हमने कलर रेड ली हैं और इंटरनल में हमने क्या ली हैं, ब्लू ली हैं, तो इनलाइन वाला पहले यूज़ होगा, और अगर एक्सटर्नल और इंटरनल है तो पहले इंटरनल वाला यूज़ होगा, और कुछ नहीं है तो फिर एक्सटर्नल यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कमेंट की अगर बात करें तो कमेंट आपको पता है कमेंट कैसे देते हैं, देखिए स्लैश लगा के स्टार लगा देते हैं, तो हम कमेंट देना देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ हम ले लेते हैं ये दिस इज़ हेडिंग 1, ठीक है, और फिर से हमने स्टार लगाए और ये बंद करें, तो ये रन नहीं होगा। जब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, यानी कि ये कमेंट है। कमेंट मतलब हमारे लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि हमने ये किस लिए यूज़ की है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमेंट देते हैं, मतलब वेब पेज में दिखाएगा नहीं, यानी कमेंट पर दी गई लाइन ब्राउज़र पर इग्नोर कर दी जाती है, यानी ब्राउज़र ये सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शन यूज़र के इंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं। मान लो एक यूज़र बना रहा है और दूसरे यूज़र को उसको एडिट करना, तो उसको समझ में तो आना चाहिए किस लिए यूज़ हुआ है वो कोड। उसके बाद सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमने अभी देख ली, इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल लाइन के लिए एंटर कर करके लिखते जाओ, उसी प्रकार यूज़ करना है, मतलब स्लैश लगाना स्टार, फिर कमेंट लिखना पूरी, और फिर स्टार और स्लैश लगा कर उसको बंद कर देना है। तो ये हो गया हमारा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट। चलिए शुरू से चलते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ आपको हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े, फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। शुरू से चलते हैं। हमने सबसे पहले देखिए CSS क्यों यूज़ होता है वो बताया यहाँ पे। CSS को जो सारी चीज़ है मतलब उसका पूरा नाम बताया है, CSS क्यों यूज़ होता है। स्ट्रक्चर बनाने का काम HTML का होता है, उसमें स्टाइल अप्लाई करने का काम किसका होता है, CSS का होता है। जैसे देखिए अलग अलग स्टाइल सीट हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। CSS के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने पूरी बता दिया, HTML काम क्या करता है, CSS क्या कैसे काम करता है, और जावास्क्रिप्ट क्यों उपयोग किया जाता है, वो सारी चीज़ हम यहाँ देख ली। जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, ये देखिए किस प्रकार काम करता है। HTML की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ये चीज़ें मैंने बता दी, एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएंगे। कंटेंट में क्या क्या पढ़ना वो चीज़ हमने देखे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने सिंटैक्स देखे, स्टाइल के प्रकार देखें, इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल, तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे बेसिक तौर पर उपयोग करना देखें, ठीक है। उसके बाद सिंटैक्स भी हमने देख लिए। एलिमेंट जो सेलेक्टर है वो 5 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एलिमेंट सेलेक्टर, एक होता है आईडी सेलेक्टर, तो उसके बाद होता है क्लास सेलेक्टर, फिर होता है ग्रुपिंग और यूनिवर्सल, ठीक है। और एक ही सेलेक्टर में हम मल्टीपल वैल्यू और प्रॉपर्टी को यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, ये भी चीज़ हमने देखे, ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पे देख लिए। केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये अलग अलग डिफाइन करते हैं अलग अलग नाम से, तो दोनों को कंबाइन कर लेता है, ये चीज़ हमने देखें, ठीक है। ओवरराइटिंग और कमेंट भी हमने देख लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।